आई नो कि आप सभी लोगों के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट प्लीज़ अभी भी जो है भूलिए मत कि आपका हिस्ट्री का पेपर 1 अप्रैल को होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आपका हिस्ट्री का पेपर 1 अप्रैल को होगा तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कि कितने सारे एमसीक्यूज़, जो मैंने एमसीक्यू सीरीज़ चला रखी है उसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है? और आपको पता है कि इस एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर हम जो है हिस्ट्री का डर ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का। अगर आप लोगों ने डे 1 से लेकर के अभी तक पूरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं और नोट्स बाकायदा प्रॉपर बनाते हुए आ रहे हैं और प्लस रिवाइज भी करते हुए आ रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आपका हिस्ट्री का पेपर बहुत 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 अच्छा जाने वाला है, ठीक है? और जितने भी मैं आपको बोलता हूँ ना कि लिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लिख करके देखा करो। अगर लिख करके देखोगे तभी आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आज है हमारा डे 27, चैप्टर चल रहा है हमारा थर्ड बुक का, जो कि है चैप्टर नंबर 11, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से भारत को आज़ाद करवाया था, उसके बारे में हम जो अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और ये है हमारा पार्ट 2। इसके अलावा भी एक आध पार्ट और भी आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा और जा करके देख सकते हैं इसको। डेली के 5 क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, जा करके देखिएगा। ये है हमारा सुकून डे 27। पॉलिटिकल साइंस में डे 20 तक चल चुका है। और अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का रिवीजन करवा दूं, रिवाइज करवा दूं। क्या था महात्मा गांधी जी के बारे में? जब ये चैप्टर है तो आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 के अंदर जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर वापस आते हैं, ठीक है? भारत वापस आए। जितने भी पॉइंट्स मैं लिखता जा रहा हूँ ना भाई, लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो वापस आते हैं तो किससे मिलते हैं? वो मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है जी। गोपाल कृष्ण गोखले से वो मिलते हैं। यही गोपाल कृष्ण जो है गोखले जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं, ठीक है जी। गुरु होते हैं ना एक, तो ये उनके गुरु थे। उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है कि 1916 के अंदर वो घूमना स्टार्ट करते हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है? पूरे के पूरे इंडिया में वो घूमना स्टार्ट कर देते महात्मा गांधी जी। और घूमते घूमते उन्होंने 2 बातें सीखी। वो क्या? कि अगर आपको भारत के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है तो उनके जैसी वेशभूषा, जो उनके जैसे कपड़े होते हैं वो पहनो, प्लस उन्हीं की समस्याओं के समाधान करने के लिए आपको उनके सारे जो रियल इश्यूज हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इश्यूज मतलब होता है समस्या, ठीक है? तो ये होता है। अगली चीज़ क्या? जब 1916 के अंदर वो घूमना स्टार्ट करते हैं तो घूमते घूमते फिर जो है उनको 1916 में जो है एक स्पीच देने के लिए जो है BHU के अंदर बुलाया जाता है, ठीक है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बेसिकली यूपी के अंदर आज भी एक यूनिवर्सिटी है। वहीं पर जो है महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है ताकि वो आए और आकर के एक भाषण दे, एक स्पीच दे। महात्मा गांधी ने जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक भाषण दिया, ठीक है? वो भाषण पूरा का पूरा गरीबों के हितों के बारे में था, ठीक है जी। गरीबों के कैसे सुरक्षा करना है, कैसे गरीबों का हित लेके चलना है हमें आगे, उन सभी के बारे में जो है इस स्पीच के अंदर बहुत ही अच्छे से एड्रेस करते हैं वो स्पीच को। और जैसे ही वो स्पीच इतने अच्छे से भयानक वाली स्पीच दे देते हैं तो उनके देने के बाद जो है दिसंबर 1916 के अंदर ही महात्मा गांधी जी को बुलावा आता है। एक बिहार से एक बंदा आता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है? तो वो आते हैं कहाँ से? चंपारण बिहार से। वो इंसान जो है चंपारण बिहार से आते हैं और महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी जरा प्लीज़ हमारे यहाँ चलिए, चंपारण बिहार के अंदर चलिए। वहाँ पर जो है ना, जो नील खेती करने वाले मजदूर हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए और हमारे गरीबों के हित में कुछ कहिए वहाँ पर जा करके। तो महात्मा गांधी जी वहाँ जाते हैं और जाने के बाद जो अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए उकसा रखा था, उन लोगों को जबरन करवा रहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने उस चीज़ को बंद करवा दिया था, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी जी 1916 से लेकर के 17 तक किसानों की हेल्प में ही लगे रहते हैं वो, ठीक है? इन दोनों सालों के अंदर कई जगह पर वो जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर जाकर के किसानों की जो है हेल्प वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो क्या कि 1918 के अंदर 1918 के अंदर वो जो है ना 2 अभियान चलाते हैं। अभियान का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? आंदोलन ही हुआ, ठीक है? तो पहला अभियान कौन सा था? वो था ये। अच्छा, एक और चीज, ये दोनों ही अभियान 1918 के अंदर गुजरात के अंदर चलते, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मेरे को लग रहा है यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है?
तो पहला जो अभियान होता है वो कहाँ पर होता है? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद एक गुजरात का शहर है, तो वहीं पर होता है जहाँ पर वो मिल जो मजदूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं ना, मिल मजदूर, वहाँ पर जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरा होता है खेड़ा। खेड़ा भी एक गुजरात के अंदर एक शहर का नाम है, तो वहीं पर जाते हैं। वहाँ खेड़ा के अंदर बेसिकली क्या होता है, किसानों की जो फसल है ना वो चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बट फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन किसानों से टैक्स वगैरह वसूलना चाह रही थी, तो उसी को माफ करवाने के लिए जो है महात्मा गांधी जी खेड़ा में जाते हैं। और अहमदाबाद के अंदर जो मिल मजदूर होते हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो उसको सही करवाने के लिए भी जो है महात्मा गांधी जी जाते हैं। तो 1918 के अंदर 2 अभियान यहीं पर करे थे उन्होंने। और ये भी याद रखिएगा, चंपारण वाला इशू, अहमदाबाद वाला और खेड़ा वाला, इन तीनों की वजह से महात्मा गांधी जी जो है गरीबों के राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है उभर करके अब आने लग जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अब पता चल चुकी होंगी। इसको जा करके गाइस दोबारा से लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अपना टाइम अगर इसमें इतना ज़्यादा दे रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 1918 तक ये सारी चीज़ें होगी। ये होने के बाद अब देखो क्या होता है, 19 मार्च, इसी दिन मेरा जन्मदिन भी आता है भाई, 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आता है, यानी कि रॉलेट एक्ट आता है। ये रॉलेट एक्ट क्या है भला? ये रॉलेट एक्ट बेसिकली एक तरीके का कानून समझ लिए, जहां पर ये बोला गया था कि किसी भी भारतीय को शक के निगाह पर उसको हम जेल में डाल देंगे, बिना मुकदमा चलाए हम उसको जेल में डाल देंगे। ठीक है जी, बिना मुकदमा चलाए उसको हम जेल में डाल देंगे, और जेल में डालने के बाद आप किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, इस कानून के अकॉर्डिंग ये दोनों बातें कही गई थी। अब बस क्या हुआ, इसी कानून का विरोध करने के चक्कर में कुछ लोग जो है, लगभग 400 से ज़्यादा लोग थे, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग है वहीं पर जाकर के वो लोग आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, बिना हथियार वगैरह उठाए, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये लोग जो है वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। वहीं पर क्या होता है, एक इंसान होता है, खूसट इंसान होता है, बेवकूफ़ इंसान होता है, जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर आता है, वो बंदा क्या करता है कि जो जलियांवाला बाग है, बाग बेसिकली तब समझ लीजिए गार्डन टाइप सा होगा कुछ, तो उसी के ना जो 2 गेट होते हैं, आगे और पीछे वाला, उन दोनों गेट्स के ऊपर जो है खड़ा करवा देता है, और गेट बंद करवाने के बाद अंधाधुंध फायरिंग जो है ऑर्डर दे देता है कि फायर करो इसके ऊपर। तो फायर कर करके 400 प्लस लोग जो है वो मारे गए। और इसी दिन, ये काला दिन है भारत के इतिहास के अंदर, 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो है जलियांवाला कांड के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, ये जो बार बार बोल रहा हूँ जलियांवाला हत्याकांड, ये कहाँ पर हुआ था? ये आई होप ये आपको पता होगा, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। अमृतसर के अंदर हुआ था। और अमृतसर कहाँ पर पड़ता है? ये भारत का एक राज्य है जो कि है पंजाब, वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर 400 से ज़्यादा लोग जो है मर गए थे। जनरल डायर ने हुक्म दिया था कि फायरिंग स्टार्ट कर दो। तो रोलेट एक्ट जो आया था उसके अगेंस्ट में, इसी के विरोध में जो है यहाँ पर लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर जनरल डायर ने कहा कि भाई गोली मार दो इन सबको। तो गोली वरी वगैरह मारी, तो हत्याकांड, ये इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही ये 1919 के अंदर 13 अप्रैल को ये चीज़ होती है, इसके होने के बाद ही महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, कहते हैं कि 1920 के अंदर जो है महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं हिंदी में। गाइस देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इकट्ठे लेके चल पाना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है यार, वरना कोई नहीं, अभी के लिए तो हिंदी में बना रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा तो इंग्लिश में ही बना दूंगा मैं, है ना। इंग्लिश वाले प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। सो 1920 के अंदर जो है महात्मा गांधी जी एक आंदोलन लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम बोलते हैं इसे। ये किस लिए गांधी जी लॉन्च कर रहे हैं इस आंदोलन को? 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को लॉन्च करा था। अब ये जो असहयोग है आंदोलन है, इसका मतलब क्या आखिरकार? असहयोग आंदोलन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो, प्लस कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं वो, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कोर्ट में जाने वाले जो वकील है या न्यायालय है, जो भारतीय न्यायालय है,
जो न्यायाधीश है वो लोग, ठीक है जी, जजेस वगैरह हो गए या वकील वगैरह हो गए, इन सभी लोगों से अपील करा कि भाई जो ये अंग्रेजों के द्वारा स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कॉलेज की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो स्ट्रक्चर बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई है, उसके अंदर मत जाइए, प्लस टैक्स टैक्स यानी कर वगैरह भी मत दीजिए। यही हमारा एक तरफ से तरीका होगा क्या, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का। ठीक है, मतलब जो भी ब्रिटेन ने बना रखा है उसके साथ हम मिले ही नहीं, हम उसका सहयोग नहीं कर रहे, ब्रिटेन वालों से हम दूरी बना रहे हैं, उनका असहयोग कर रहे हैं, उनके साथ हम सहयोग नहीं करेंगे। तो यही जो है महात्मा गांधी जी ने ये जो लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को, तो ये बात आपको अच्छे से अब याद रखनी है। ठीक है, अब क्या होता है जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन लॉन्च करते हैं, तो आपको एक चीज और पता होगी कि 1919 के अंदर ही एक आंदोलन ऑलरेडी जो है लॉन्च हो चुका था, जिसने किसने करा था, मुसलमानों ने किया हुआ था वो। ठीक है जी, मुसलमानों ने, जिसका नाम क्या है, खिलाफत खिलाफत आंदोलन बोलते हैं इसे। ठीक है जी, और क्वेश्चन अक्सर यही आता है कि खिलाफत आंदोलन जो है किन दो भाइयों ने जो है स्टार्ट किया था। तो उन पहले वाले भाई का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे वाले का नाम था शौकत अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, याद रखना है, अलग है, और ये दोनों अलग अलग भाई हैं, मतलब भाई हैं दोनों के दोनों, शौकत अली। और इन दोनों को ही इकट्ठा जो है अली ब्रदर्स भी बोला जाता है, अली ब्रदर्स। एक्चुअली ना मेरा पेन इस साइड चल नहीं पाता है, इसी वजह से मैं बस इतने में लिख रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि ये वाला लेफ्ट वाला तो पूरा भर दिया लेकिन राइट वाला कुछ भरे ही नहीं रहे, वहाँ पेन नहीं चल पाता है मेरा, इस वजह से नहीं कर रहा कुछ वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो है होती है। और जो ये 1920 के अंदर महात्मा गांधी जी ने लॉन्च कर रखा था ना असहयोग आंदोलन, तो महात्मा गांधी जी ने क्या करा कि जो ऑलरेडी 1919 में मुसलमानों ने एक आंदोलन लॉन्च कर रखा था खिलाफत आंदोलन, उसी के साथ असहयोग आंदोलन को जो है मिला दिया, किसने, महात्मा गांधी जी ने। और जैसे ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अंदर खिलाफत आंदोलन को मिला दिया, इससे क्या हुआ कि हिंदू और प्लस मुस्लिम इन दोनों ने जो है मिल करके आंदोलन करना स्टार्ट करा, किसके खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी महात्मा गांधी जी की, जो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा चर्चे में हुई थी। ठीक है, तो इतना ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको ना ऐसी एक एक करके सारी चीजें बताता रहूंगा कि एक के बाद क्या क्या हुआ। जैसे ही ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, जो आपका 11th का जो चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाला, बहुत ही इजी तरीके से आप उस चीज को कर जाएंगे। अब इसी के साथ सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो मैंने जस्ट अभी बताया, ये अली बंधु का मतलब ही क्या होता है, ब्रदर्स, ब्रदर्स। ठीक है जी, तो ये अली ब्रदर्स थे। और अली ब्रदर्स में कौन से दो भाई थे, मोहम्मद अली और दूसरा है शौकत अली। इनके बारे में आपको याद रखना, और इसके हिसाब से फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और हाँ, एक और चीज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खिलाफत आंदोलन आखिरकार है क्या, ये आखिरकार है ना, कुछ बातें चलिए इसमें बता ही देता हूँ मैं आपको। हुआ क्या था कि पहले के जमाने में ना टर्की, हिंदी में लिखता हूँ चलो, तुर्की हुआ करता था, एक तुर्की प्लस एक हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, बात यह है कि मुस्लिम धर्म के मुस्लिम इस्लाम धर्म से रिलेटेड कुछ पवित्र स्थल थे, कुछ कुछ पवित्र स्थल हैं, प्लेसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड प्लेसेस माने जाते हैं। ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं ना, जो स्थल है, वो तुर्की या फिर ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही पड़ते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1914 के बाद से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, उन्होंने जो है इनके ऊपर कब्जा कर लिया था, इनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद क्या हो रहा था कि जो मुसलमान धर्म के यानी इस्लाम धर्म के जितने भी पवित्र स्थल हैं, उसको थोड़ा सा ना नुकसान वगैरह पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने, मतलब भारत के अंदर जो भारत के मुसलमान भाई थे, उन लोगों ने जो है क्या करना स्टार्ट करा, इस कब्जे को लेकर के उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, हम आपके लिए विरोध कर रहे हैं कि आप तुर्की और ऑटोमन एम्पायर के अंदर जितने भी हमारे पवित्र स्थल हैं, यानी इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल हैं, वहां से हट जाइए। वो सारे स्थल जो हैं खलीफा के हाथ में दे दीजिए। खलीफा बेसिकली मुसलमान धर्म के अंदर एक पोस्ट होती है, एक गुरु का दर्जा ऐसे समझ लीजिए होता है। ठीक है, तो वो खलीफा के अंडर में ही होना चाहिए, आपके अंडर में नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन वालों से कह रहे हैं कौन,
भारत के मुस्लिम। तो उन्हीं का विरोध करने के लिए ही जो है 1919 और 20 के अंदर जो है दो भाइयों ने जो है ये आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसका नाम है मोहम्मद अली और दूसरा है शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, पहले बता दूं, ये जिन्ना आपका 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का वो है जो कि अलग है। मोहम्मद अली अलग इंसान थे, शौकत अली उन्हीं के भाई थे, और मोहम्मद अली जिन्ना वो बहुत बाद में आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है जी। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि खिलाफत आंदोलन को जो है महात्मा गांधी जी ने मिला दिया था किसके साथ, 1920 का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके साथ। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक कौन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा, एक दो टर्म्स होते हैं आपके, एक होता है बायोग्राफी, दोनों का मतलब हिंदी में ना जीवनी ही होता है, और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हिंदी वाले भी इसको जरूर समझिए, बिकॉज 12th क्लास के बाद आप कभी ना कभी तो इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो इतना भी हिंदीवादी मत बन जाओ कि बाद में आपको ही रोजगार लेने में या फिर नौकरी लेने में आप लोगों को दिक्कत हो। तो इंग्लिश में भी बहुत फोकस करिए, ठीक है। बायोग्राफी बेसिकली उसको कहा जाता है, ये बेसिकली ना जीवनी के बारे में होता है, किसी बंदे की जीवनी के बारे में, उसके जीवन में क्या घटित हुई, क्या घटना हुई, क्या नहीं हुई, उन सब के बारे में एक किताब लिख देना ही बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो जो बायोग्राफी होती है वो बेसिकली कोई दूसरा बंदा लिख रहा होता है, कोई दूसरा पर्सन होता है, वो दूसरे के बारे में लिख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी के बारे में इस बंदे ने लिखा है, लुई फिशर ने लिखा है, लेकिन जब महात्मा गांधी जी खुद लिखेंगे यानी स्वयं लिखेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी जी ने ना खुद से ही एक किताब लिखी हुई थी, वो क्या था, उस किताब का नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये महात्मा गांधी ने खुद ने ये किताब लिखी, यानी कि ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। हिंदी में से हम बोलते हैं सत्य का प्रयोग। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको याद रखना तो रखिए, वरना क्वेश्चन जो आएगा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो दे रखा वो ये है, महात्मा गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन है, तो ये है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के बारे में ये लुई फिशर नाम के एक बंदे हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है वो आपके लिए जरा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है जी। ये इनकी किताब का नाम है, किसकी, ये लुई फिशर की किताब का नाम है, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था महात्मा गांधी के आइडियाज़ का, महात्मा गांधी के विचारों का, जिसकी वजह से उन्होंने एक किताब लिख दी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इनके बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है, ये लिखा भी हुआ आपकी किताब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोरी चोरा घटना किस वर्ष हुई। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ये, ठीक है। चोरी चोरा घटना के जाने से पहले जरा दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग, क्या 1915 के अंदर भारत वापस आते हैं महात्मा गांधी जी। देखो, मैं चोरी चोरी घटना आया ना, मैं डायरेक्ट चाहता तो आपको सिर्फ डायरेक्ट बता देता कि भाई फरवरी 1922 के अंदर हुई थी घटना, बता के फिर मैं आगे बढ़ जाता, है ना, यही होता। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ों का जो है क्लैरिफिकेशन मिले, अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ें और समझें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं बता रहा हूँ, CUET के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ चीज़ें। 1915 के अंदर जो है भारत वापस आते हैं, ठीक है जी, भारत वापस आते हैं और किससे मिलते हैं वो, अपने राजनीतिक गुरु, अपने गुरु से मिलते हैं, इनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से वो मिलते हैं, और गोखले जी जो है उनको एक सजेशन देते हैं, एक सलाह देते हैं कि भाई अगर आपको भारत के नागरिकों के लिए कुछ करना है तो पहले आप जाओ पूरे भारत को देखो अच्छे से और समझो कि उनकी क्या क्या वास्तविक समस्याएं हैं, क्या क्या उनके रियल इश्यूज हैं। तो उनके थ्रू वो जाते हैं और घूमते हैं, ठीक है। और 1916 के अंदर वो घूमना स्टार्ट करते हैं, घूमते रहते हैं वो, ठीक है। और घूमते घूमते उनको जो है एक इनविटेशन मिलता है 1916 के अंदर ही कि आप आइए और भारत ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पीच दीजिए। क्या दीजिए, एक स्पीच दीजिए, एक भाषण दीजिए। और इन्होंने जब ये भाषण दिया तो वो गरीबों के ऊपर था, आपको ये अभी मैं बातें बता चुका हूँ। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर 1916 के अंदर जो है जब ये गरीबों के हित में एक स्पीच दे देते हैं, तभी एक राजकुमार शुक्ला नाम से एक बंदा आएगा महात्मा गांधी जी के पास और जो बोलेगा कि महात्मा गांधी जी जरा चलिए ना चंपारण बिहार के अंदर,
और वहीं पर जा करके जो नील खेती करने वाले मजदूर थे, यानी जो किसान लोग हैं, उनके हित में जा करके महात्मा गांधी जी वो वकालत वगैरह जो जीत जाएंगे, आर्गुमेंट जो है वगैरह वो जीत जाएंगे। तो ये दिसंबर 1916 के अंदर ये चीज़ होती है। और उसके बाद 1916 से लेकर के 17 तक वो जो है सभी किसानों की जो है वो हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पर जो है ना बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं और बहुत सारे किसानों की जो है हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर 1918 के अंदर जो है 2 अभियान चलाते हैं, वो 2 आंदोलन करते हैं। दोनों ही कहाँ पर होते हैं? गुजरात के अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला वाला कहाँ होता है? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर होता है, जो कि मिल मजदूर से रिलेटेड है, मिल मजदूर, याद रखना है ये चीज़। दूसरा क्या है? खेड़ा। खेड़ा के अंदर क्या होता है? ये बेसिकली जो किसान है उनकी फसल चौपट हो गई थी, तो उनको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए महात्मा गांधी जी यहाँ खेड़ा के अंदर गए थे और आंदोलन जो है करके आए थे। और जैसे ये हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है? 19 मार्च 1919 को क्या आता है? भारत के अंदर एक आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आता है। इस रॉलेट एक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि बिना मुकदमा चलाए हम किसी भी भारतीय को जेल में डाल देंगे, और वो भारतीय लोग जो जेल में गए हैं वो कोर्ट भी नहीं जा सकते इस कानून के तहत। ये बात बोली गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने जो है विद्रोह करना स्टार्ट करा। और 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये बातें जो है उन लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया था। जिसमें से एक धरना जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग, यानी अमृतसर जो है पंजाब के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो वहीं पर जो है जलियांवाला बाग के अंदर जा करके ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और वहीं पर जो है एक जनरल डायर नाम करके एक खोसट सा इंसान था, बेवकूफ़ इंसान था, जिसने गोली चलाने का जो है ऑर्डर दे दिया। और जिसकी वजह से 400 से भी ज़्यादा लोग, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे वगैरह सब लोग शामिल थे, मारे गए, ठीक है। और जैसे ही ये कांड होता है, जलियांवाला हत्याकांड होता है, इसके बाद ही जो है महात्मा गांधी जी 1920 के अंदर क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन लॉन्च कर देते हैं। असहयोग आंदोलन जो है वो लॉन्च कर देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है? इसके साथ जो है खिलाफत आंदोलन को भी मिला देते हैं। और जैसे ही खिलाफत आंदोलन भी इनके साथ आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दुश्मन एक है, और अब हिंदू प्लस मुस्लिम ये दोनों के दोनों जो है अभी इकट्ठे हो गए हैं। अब जैसे ही दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो अब तो भाई खटिया खड़ी कर देंगे, ये बात अब आ जाती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। असहयोग आंदोलन के अंदर जैसे ही खिलाफत आंदोलन आया तो बहुत सही चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन होता क्या है भाई, फरवरी 1922 के अंदर फरवरी 1922 के अंदर क्या होता है कि एक ना यूपी की एक जगह है, उस यूपी की एक जगह का नाम क्या है? चोरी चोरा। आपसे ना मैप वाले क्वेश्चन के अंदर ना ये चोरी चोरा का लोकेशन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये चोरी चोरा एक जगह का नाम है जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है? एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है जी, एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन को ना गांव के लोग जो है घेरा बना लेते हैं और जला देते हैं इसको जलाने के बाद पता नहीं कितने 13 के 14 जो पुलिसकर्मी थे वो उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब जल के मृत्यु हो जा रही है, समझ रहे हैं? किसी को जिंदा जला देना कितना खतरनाक सीन होगा उस टाइम पर। तो जैसे ही ये सीन होता है तो फिर महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि भैया ये जो आंदोलन है वो हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से मैं असहयोग आंदोलन को अभी के अभी रद्द कर रहा हूं, मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूं, ठीक है जी, वापस ले रहा हूं। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली तो जो ये 1919 के अंदर 1920 से जो असहयोग आंदोलन चलता हुआ आ रहा था, 1922 के अंदर ये वापस ले लिया जाता है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये एक घटना है, चोरी चोरा का घटना, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं कि भाई साहब कैसे यार आप लोग, हम लोग बोलते हैं कि शांतिपूर्वक जो है आंदोलन करेंगे और आप लोगों ने हिंसा दिखा दी यहाँ पर, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया। कई लोग ऐसा भी कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी को ना ये वापस नहीं लेना चाहिए था। अगर वो नहीं लेते ये आंदोलन वापस, तो भारत जो है हमारा 1922 के अंदर ही आज़ाद हो जाता। लेकिन महात्मा गांधी जी के कुछ और ही विचार थे। उन्होंने ये बोला था कि भारत की नींव, आने वाली जो जनरेशन है, मैं उनको ये सीख नहीं देना चाहता कि हिंसा के माध्यम से सब चीज़ें जो है अचीव की जा सकती है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस खींच रहा हूँ। तो इसके बारे में उन्होंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप दिमाग लगा लिया होगा आप लोगों ने, फरवरी 1922 है। इसके बारे में आगे पढ़ लीजिएगा, काफ़ी भयानक इंसिडेंट था ये वाला भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्या नाम है? किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी जी ने विख्यात असहयोग आंदोलन को वापस लिया? अभी जस्ट डिस्कस करा हमने क्या,
चोरी चोरा का घटना था। और चोरी चोरा का जो घटना है उससे पहले क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यही वाला जो है हम पार्ट 3 के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। दांडी मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और साइमन कमीशन के बारे में जस्ट अभी हम आएंगे, वापस से दोबारा से रिकैप करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चोरी चोरा घटना। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, यंग इंडिया पत्रिका। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स थे, हमारे राष्ट्रीय नेता लोग थे, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, यानी बहुत सारे जो लोग हो गए, वो लोग अक्सर क्या किया करते थे कि अपने व्यूज को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने के लिए वो अक्सर जो है ना न्यूज़पेपर रख लेकर के आया करते थे, न्यूज़पेपर, ठीक है जी। तो उन पेपरों में से एक पेपर का नाम है जिसका नाम है यंग इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है जो यंग इंडिया न्यूज़पेपर है, जिसको हिंदी में पत्रिका बोलते हैं, वो कौन लेकर के आया था, उसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो है ये यंग इंडिया नामक एक न्यूज़पेपर लेकर के आते हैं, जिसके थ्रू वो अपने सारे विचारों को व्यक्त करते हैं। तो जितने भी आपको विचार देखने को मिलेंगे चरखे से रिलेटेड, सब कुछ से रिलेटेड, वो सारे आर्टिकल्स यंग इंडिया के अंदर जो है महात्मा गांधी जी ने खुद ने लिखे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट ट्रस्ट में गाइज 11th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 12th चैप्टर आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही समय ले करके कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन के भारत आने का क्या उद्देश्य था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले जरा कुछ बातें हैं वो समझ लीजिए अब, ठीक है। मैंने आपको वापस से क्या बताया था, 1915 के अंदर भारत के अंदर वापस आते हैं कौन, महात्मा गांधी जी, यानी कि वापस आए, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1916 तक वो जो है घूमना स्टार्ट करते हैं। वो घूमना क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के एक राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी को एक सजेशन दिया था, एक सुझाव दिया था कि आप भारत के अंदर पूरा भ्रमण करिए, भ्रमण करने के बाद ही जो है आप भारत के नागरिकों के वास्तविक जो रियल इश्यूज है उनके बारे में आप समझ पाओगे। तो महात्मा गांधी जी ने 1916 के अंदर पूरा एक साल जो है घूमना स्टार्ट करा, और घूमते घूमते ही जो है उनको एक इनविटेशन आता है 1916 के अंदर ही। तो उन्होंने जो है एक स्पीच दे डाली, ठीक है, एक स्पीच दी थी, एक भाषण दिया था। कहाँ पर दिया था भाषण, उन्होंने ये दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एक विश्वविद्यालय है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है ना, ऐसे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो वहीं पर जो है महात्मा गांधी जी जाते हैं और गरीबों के बारे में, गरीबों के लिए बहुत सारी बातें जो अच्छी अच्छी चीज बोलते हैं। और जैसे ये स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल होता है महात्मा गांधी जी का, तभी जो है दिसंबर 1916 में चंपारण चंपारण बिहार से एक राजकुमार शुक्ला नाम करके एक व्यक्ति आएगा, जो कि बोलेगा महात्मा गांधी जी हमारे साथ चलिए और नील की खेती के खिलाफ कुछ बातें वहाँ पर बोलिए। तो महात्मा गांधी जी यहाँ जाते हैं। जाने के बाद फिर क्या होता है, 1916 से लेकर के 17 तक महात्मा गांधी जी किसानों की जो है हेल्प करते हैं, अलग अलग जगह जा करके वो जो है आंदोलन वगैरह करते हैं, किसानों की हेल्प करते हैं, बेसिकली ये बात समझ लीजिए। और फिर जो है क्या होता है कि 1918 के अंदर महात्मा गांधी जी 2 अभियान करते हैं, यानी 2 आंदोलन करते हैं, और दोनों ही आंदोलन उनके घर यानी कि गुजरात के अंदर होता है। उनका घर बोला क्यों मैंने, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म है वो भाई गुजरात के अंदर, पोरबंदर के अंदर ही हुआ था। आई होप ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी। और कब हुआ था जन्म, 2 अक्टूबर को ही तो गांधी जयंती मनाते हैं, याद है। और इस दिन आपके पूरे देश भर में सभी लोगों की छुट्टी होती है। तो 1918 के अंदर जो है 2 अभियान करते हैं महात्मा गांधी जी, जिसमें से पहला था आपका अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर ही पड़ता है। और इस गुजरात के अंदर जो है वो मिल जो मजदूर होते हैं उनके लिए जो है वो आंदोलन करते हैं। और दूसरा कहाँ पड़ता है, खेड़ा के अंदर, ये भी गुजरात के अंदर पड़ता है। यहाँ पर जो फसल चौपट हो गई थी किसानों की, तो उनके लिए ये चीज़ करते हैं, ठीक है। ये होने के बाद क्या होता है फिर 19 मार्च 1919 के अंदर ही क्या आता है, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है, ये रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम, ये क्या है, ये इसके तहत बोला गया था कि किसी भी भारतीय को जो है बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाएगा, और जेल जाने के बाद वो कोर्ट के अंदर भी जो है नहीं जा सकता सुनवाई के लिए। तो इस कानून का विरोध करने के लिए ही पंजाब के अंदर जो कि अमृतसर वाला एरिया है, वहीं पर जो है एक जलियांवाला बाग हुआ करता था। वहीं पर जो है कुछ लोग खड़े हुए, मतलब इकट्ठा हुए, लगभग 400 से ज़्यादा लोग थे। वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद शांतिपूर्वक
इस रॉलेट एक्ट का जो है विरोध कर रहे थे कि हमें ये रॉलेट एक्ट नहीं चाहिए, इसको इस कानून को रद्द करो। तो ये शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। वहीं पर क्या होता है, खोसट से एक बंदा आता है जिसका नाम था जनरल डायर। ये बंदा आता है और आने के बाद अपने सैनिकों को ऑर्डर्स देता है कि भाई फायरिंग स्टार्ट करो, सबको मारो, निहत्थे मारो, सबको मारो। तो इस बंदे ने फायरिंग करवा दी। फायरिंग करवाने के बाद 400 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए, जिसमें बड़े बूढ़े सब लोग शामिल थे। तो ये सारी घटना मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डीप में बता दिया, ठीक है। करने के बाद जैसे ये हत्याकांड वाला चीज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी जी 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन जो है लॉन्च करेंगे। असहयोग आंदोलन जो है लॉन्च करेंगे। और जैसे ही ये लॉन्च करते तो महात्मा गांधी जी को बाद में समझ में आता है कि भाई इस असहयोग आंदोलन को और भी ज्यादा पॉपुलर कैसे बनाया जा सकता है। जब भारत देश की दो बड़ी धर्म वाले जो आबादी है, हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, तब होगा इस चीज। तो उन्होंने जो है मुस्लिमों के द्वारा जो ऑलरेडी एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इन दोनों ही आंदोलन को जो है उन्होंने मर्ज कर दिया था, दोनों को ही जो है मिला दिया था। यानी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के अंदर मिला दिया था। अब मिलाने के बाद हिंदू और प्लस मुस्लिम ये दोनों ही इकट्ठा हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत ही जोरों शोरों से विरोध करना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ये सारी चीजें होती है तो होते होते क्या पता चलता है हमें कि फरवरी 1922 यानी कि लगभग 2 साल बाद 22 के अंदर जो है क्या हो जाता है, चोरी चोरा का घटना हो जाता है। चोरी चोरा क्या है ये, चोरी चोरा एक जगह का नाम है जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। वहीं पर एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन। वहीं पर कुछ लोगों ने जो है उस पुलिस स्टेशन का घेरा लगाया और लोगों को जो है, जो वहाँ पे पुलिस कर्मी थे, उनको आग से जला दिया था। इतना आपको याद रखना है। और जैसे ये घटना हो जाती है तो ये घटना होने के बाद महात्मा गांधी जी जो है 1928 तक सिर्फ हेल्प हेल्प वगैरह जो है करते हैं। किसी भी जैसे जितने भी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं ना महात्मा गांधी जी, ये सब करना बंद कर देते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ सेवा करूंगा लोगों की। इतनी बातें हो गई। इतनी बातें होने के बाद फिर क्या होता है, ये यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ अब, ठीक है। तो 1928 तक जो है सारी चीजें जो है चलती है। फिर क्या होता है कि 1928 के अंदर ही जो है भारत के अंदर एक चीज आती है जिसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है जो कि भारत के अंदर आया था। क्या जांच पड़ताल करने के लिए आया था कि भारत के अंदर जो कानून वगैरह है क्या वो कानून अच्छे हैं या नहीं है। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए जो साइमन कमीशन आता है, कहाँ से, ब्रिटेन से आता है ये चीज। और इस साइमन कमीशन के अंदर ना सारे के सारे जो लोग हैं वो गोरे लोग थे। कौन थे, गोरे लोग थे। और इसी वजह से महात्मा गांधी जी हो गए, बाकी लोग हो गए, उन लोगों ने इसका जो है विरोध करा था, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन हो गया। और 1900 ये हो गया ना साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन के खिलाफ ही जो है ना एक आंदोलन और होता है, जिस उस आंदोलन का नाम क्या था, अखिल अखिल भारतीय आंदोलन, अखिल भारतीय अभियान लिख लीजिए। ये एक आंदोलन है जो कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है भारत के लोगों ने करा था, चलाया था। और प्लस में इसी के साथ साथ एक और आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बारदोली आंदोलन, बारदोली। यहाँ पर जो है किसान लोग जो है सत्याग्रह करते हैं, किसान का सत्याग्रह यहाँ पर होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि वो कौन से दो आंदोलन है जिसके अंदर महात्मा गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बट उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था उस आंदोलन करने वाले लोगों को। तो ये वही दो आंदोलन है जिसके अंदर महात्मा गांधी जी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। महात्मा गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे थे। जो लोग इस आंदोलन का चला रहे थे उन लोगों को सिर्फ आशीर्वाद दिया था कि मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आप लोग जाइए और आंदोलन करिए। तो ये बातें जो है यहाँ पर इन्होंने कही थी। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों को याद रखना है कि अब इसके बाद आपका आएगा डांडी मार्च वाला। डांडी मार्च वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड है उनका सबसे फेवरेट टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही है गाइज। अच्छा, क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करा ही नहीं, बता देते हैं क्वेश्चन। साइमन कमीशन के भारत आने का क्या उद्देश्य था, तो आपको पता चल चुका होगा कि उपनिवेश, यानी उपनिवेश किसको बोला जा रहा है, ये भारत को बोला जा रहा है, कि स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए जो है ये साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है। और इसी के साथ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जा करके इस वीडियो को अटेम्प्ट करिए। और अभी के लिए हम चलते हैं, विराम लेते हैं आपसे, ठीक है। चलिए गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय। बहुत टाइम ज़्यादा हो गया है ना, चले कोई नहीं, बाय बाय।